इंग्लिश में मेरे को थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हम्म। इंग्लिश में कोर तो मतलब हो जाता था, बट कितना हम नेगेटिव कर रहे हैं ये नहीं पता चल पाता था। हम्म। मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में मेरे को जो मार्क्स मिलते थे वो 10 to 12 की रेंज में आते थे, मतलब बहुत ही ज्यादा लो होते थे। ऑली बोर्ड का जो लेवल है वो बिल्कुल एग्जाम से मैच करता है। मतलब इतनी नर्वसनेस थी कि मेरा इंटरव्यू इवनिंग में था, 5 बजे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था और मैंने जाके सारे पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग विश कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीवुड। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। आज मेरे साथ हैं देव मोहन, जिन्होंने क्वालिफाई किया है आईबीपीएस पीओ 2025। कॉन्ग्रेचुलेशंस देव मोहन। थैंक यू सर। अच्छा, आपको अभी कौन सा बैंक अलॉट हुआ है? सर मेरे को अभी पीएनबी अलॉट हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक। ओके, पीएनबी। सो फर्स्ट रिएक्शन क्या था घर वालों का, मतलब आफ्टर सीइंग द रिजल्ट कैसा लगा? फर्स्ट रिएक्शन मतलब सब लोग बहुत ज्यादा ही खुश थे। एक्चुअली सबको बहुत होप होती है ना, एक घर वालों को बहुत ज्यादा होप हो जाती है कि हाँ अब तो इंटरव्यू दे दिया, क्लियर होना ही है, बस फाइनल हम्म। स्टेज है, यहाँ से नहीं हुआ तो फिर बहुत दिक्कत होगी। इसलिए जब रिजल्ट मैंने घर पे, एक्चुअली मैं यहाँ पे घर से अलग रहता हूँ तो जॉब करने के लिए, हम्म। तो कॉल करके जब घर पे बताया था, मैंने सबसे पहले पापा को ही कॉल किया। तो पापा का रिएक्शन यही था कि शाबाश बहुत अच्छा हो गया। अच्छा देव, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हैं, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया हुआ है, करेंटली आप अभी जैसे कहाँ पर वर्किंग है? मैं बरेली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश में, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है। मेरी ओके। ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट हुई थी। और हम्म। करेंटली मैं पोस्टेड हूँ उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में एज अ क्लर्क। और मेरी जो प्रेजेंट पोस्टिंग है वो देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है। गवर्नमेंट जॉब का मोटिवेशन कहाँ से मिला? मतलब आपके घर पे कोई गवर्नमेंट जॉब में या बैंकिंग सेक्टर में, तो आपको लगा कि नहीं, आई ऑल्सो हैव टू गो फॉर गवर्नमेंट जॉब? ट्वेल्थ जब मैंने ट्वेल्थ कंप्लीट करी थी तो तभी से मैंने एक एम बना लिया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। एक्चुअली मेरी सिस्टर है, एक एल्डर सिस्टर है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ओके। वो जब प्रिपरेशन कर रही थी अपनी सीए की, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती थी, बहुत पढ़ती थी, तो उनको देख के मेरे को अलग से मोटिवेशन मिलता था कि हाँ मुझे भी इतना ही हार्ड वर्क करना है। बिल्कुल। तो घर वाले बोलते भी थे कि सीए कर लो या हम्म। और कोई कर लो, तो मेरे मन में था कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है चाहे कुछ भी हो। अगर मैं सीए भी करूँ तो मेरे को गवर्नमेंट में ही जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में। तो अच्छा। मैंने सोचा था कि मैं सीए की तैयारी करूंगा स्टार्टिंग में, बट उस टाइम थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पा रहा था मेरा कंटिन्यूअसली। तो फिर मैंने बैंकिंग की तरफ अपना वो देखा कि हाँ बैंक में अच्छा स्कोप है। और हम्म। मेरे अड़ोस पड़ोस में 2-3 लोग और थे जो गवर्नमेंट जॉब में ही थे, मतलब बैंक में ही थे। उनको हम्म। देख के मेरे को और मोटिवेशन आया, फिर उनसे मैंने बातचीत करी कि कैसे होता है क्या होता है, तो उन्होंने मेरे को बताया, थोड़ा सा गाइड किया। फिर मैंने बैंक एग्जाम्स देने स्टार्ट कर दिए थे। तो ये जो आईबीपीएस पीओ इस बार जो मैं दिया, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ओके। और मैं इंटरव्यू मेरा फर्स्ट ही था, इंटरव्यू मैंने अभी तक कोई नहीं दिया था। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एसबीआई पीओ का था इसी बार 2025 में। ओके। वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, बट ये आईबीपीएस पीओ वाला क्लियर हो पाया। आरआरबी क्लर्क ऑलरेडी आप क्वालिफाई कर चुके हो, एज आरआरबी क्लर्क आप यस। ऑलरेडी वर्किंग हो, मतलब यस सर। ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं, नाउ आई वांट टू? हाँ, वो बात अलग है, एज अ क्लर्क अभी आप काम कर रहे थे तो अब आपको पीओ करना था, वो ठीक है। बट यहाँ पे भी आप प्रमोशन ले सकते थे। मतलब जो लोग देख रहे हैं, हो सकता है कोई क्लरिकल में हो या क्लरिकल की तैयारी कर रहा हो, तो मतलब कोई ऐसे चैलेंजेस जो आपको लगे कि नहीं, पीओ के लिए करना चाहिए? सर चैलेंजेस तो हर ही जगह होते हैं, हम्म। बट आरआरबी में थोड़ा ये होता है ना कि रूरल रूरल पोस्टिंग मिलती है आपको। हम्म। तो वहाँ हम्म। पे थोड़ा सरवाइव करने में प्रॉब्लम आती है। और ये होता है कि हम पैसे कमा रहे हैं लेकिन खर्च कहाँ पे करेंगे, कुछ सही अगल बात। बगल होता नहीं है। सही बात है। तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट आरआरबी अच्छा है, मतलब वर्किंग कल्चर अच्छा है, आपको प्रेशर थोड़ा सा कम मिलता है। हम्म। लेकिन उसके लिए, प्रमोशन के लिए आगे पीएनबी ज्यादा बेटर लगता है मेरे को। हाँ, ये चीज तो अच्छी है। प्रेशर मेरे को लगता है कि पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में आरआरबीज में थोड़ा सा कम होगा कंपैरेटिवली। में प्रेशर थोड़ा सा कम है।
जैसे हम्म, ये क्लरिकल में क्या होता है कि हम जल्दी फ्री हो जाते हैं, 5 बजे तक हमारा वाइंड अप हो जाता है सब कुछ। बट यहाँ पे नेशनलाइज बैंक में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे 6 बज रहे, हाँ 7 बज रहे, कोई टाइम की लिमिट नहीं होती। बिल्कुल। एज एन ऑफिसर आप ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी और टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। यस अच्छा, यस एक चीज और मेरे को बताइए। अब मतलब बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो ऐसा क्लर्क काम कर रहे होंगे एंड दे आल्सो वांट टू गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पीओ या फिर तैयारी करना चाह रहे होंगे। आपने कैसे अपने टाइम को मैनेज किया? मतलब जॉब के साथ साथ थोड़ा सा टफ होता है, और एक कहीं ना कहीं जैसे जॉब। सैलरी आ रही होती है हर महीने, तो एक ये भी हम्म। लगता है कि कर तो गवर्नमेंट जॉब ही रहे हैं, चलो ठीक है, हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। कैसे आपने टाइम मैनेज करा? सर ये अपनी मेंटेलिटी के ऊपर होता है कि मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ सैलरी आ रही है, जॉब कर रहे हैं, तो अब आगे हम्म, इतनी मेहनत क्यों करें, हमने मेहनत करके जॉब ले ली है एक। बिल्कुल लेकिन वही होता है कि यहाँ पे हम एज अ क्लरिकल जॉब कर रहे हैं, तो हमें पीओ बनने के लिए कुछ नहीं 4 से 5 साल लग जाता है प्रमोशन लेने के लिए। बिल्कुल। बट वही थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अपना हार्ड वर्क और कर लो, थोड़ा अपना जो कंफर्ट जोन होता है उससे थोड़ा सा बाहर आ जाओ। जॉब के साथ साथ आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, आपको मॉर्निंग में टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन करने के लिए, और इवनिंग में भी आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो मैंने मॉर्निंग में अपना मॉक टेस्ट वगैरह लगा के सुबह जल्दी उठ के मैं 6 बजे उठ के मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देता था। तो 9 बजे तक मैं कंटिन्यू 3 घंटा अपना प्रिपरेशन को देता था। फिर उसके बाद बैंक जाना था, 10 बजे तो बैंक जाना ही होता, 10 बजे से लेके 5 बजे तक बैंक होता है। तो उस टाइम में तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती है, टाइम ही हम्म, नहीं मिलता है। तो 5 बजे के बाद फिर घर आके मैं रात को थोड़ा सा फ्रेश होके डिनर विनर करके फिर रात को 9 बजे से बैठ जाता था पढ़ने। 9 से 12 पढ़ लेता था, तो 3 घंटे मॉर्निंग में और 3 घंटे इवनिंग में निकालना पड़ता है प्रिपरेशन के लिए। तो हो जाता है। और बाकी ये है कि प्रिपरेशन पहले से थोड़ी बहुत करी ही होती है, थोड़ी क्या मतलब मोस्टली प्रिपरेशन करी होती है, बस हमें प्रैक्टिस की नीड होती है। तो हम डे बाई डे बिल्कुल। जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा बेटर होता है। तो जैसे जब आपने फॉर्म फिल किए होंगे तो आपने आरआरबी पीओ नहीं फिल किया था? नहीं, आरआरबी पीओ मैंने फिल किया था, मैंने आरआरबी पीओ का मेंस भी दिया था अभी। तो मतलब अब तो खैर आईबीपीएस पीओ का फाइनल हो मतलब ही गया सारा। मेरा मोटिव था ऑफिसर बनना है, चाहे आईयूपीएस पीओ हो चाहे आरआरबी पीओ कोई भी हो। ओके ओके। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है? मतलब वैसे तो टाइम आपको ज्यादा नहीं हुआ होगा, गैप ज्यादा नहीं हुआ होगा तैयारी में, बट कौन से ऐसे यस सर। सब्जेक्ट थे जिसमें आपको, जब आपने प्रिपरेशन शुरू करी होगी अपनी स्टार्टिंग से स्क्रैच से, जिनमें आपको लगा कि यहाँ थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा? और कौन से सब्जेक्ट में आपको थोड़ा लगा कि ठीक है, निकल जाएगा, हो जाएगा? सर इंग्लिश में मेरे को थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, हम्म, क्योंकि इंग्लिश में कोर तो मतलब हो जाता था, बट कितना हम नेगेटिव कर रहे हैं ये नहीं पता चल पाता था। तो मेरे को बिल्कुल। स्टार्टिंग से इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, मार्क्स बहुत कट जाते थे इंग्लिश में। और हम्म, सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मेरे रीजनिंग और कॉन्ट्स थे। अच्छा। इंग्लिश कहीं ना कहीं एक बहुत लोगों का डर बना हुआ है, एक बहुत लोगों के अंदर एक वो फियर है। कैसे ओवरकम करा, तो इसके लिए बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाद में इंटरव्यू देखेंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग एक मेहनत से आप कर भी लेते हो, आपको पता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आंसर दिखेगा तो आप टिक करोगे। इंग्लिश यस सर। कई बार एक ब्लाइंड गेम हो जाता है कि आपको लगता है कि हाँ ये सही है, लेकिन वो गलत होता है। तो कैसे आपने ओवरकम किया, और एक एग्जाम लेवल तक कैसे तैयार किया? यस सर, इंग्लिश के लिए मैंने स्टार्टिंग से मतलब स्टार्टिंग से मैं ये सोचता था कि पहले ग्रामर वगैरह पूरी कंप्लीट कर लूँ। हम्म, तो वो मैंने करी। स्टार्टिंग में जब मैंने ग्रामर करी, उसके बाद जब मैंने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करे, तो मेरा थोड़ा थोड़ा बहुत धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा था। लेकिन वही है कि ग्रामर भी वो है, बहुत वास्ट है, हम जितनी भी कवर कर ले कोई फिक्स नहीं है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, क्या रूल आ जाए, कुछ आ जाए। तो वो चीज़ फिर मेरी रीडिंग है, मैंने अपनी हैबिट में लाया कि मेरे को डेली रीडिंग करनी है। मैंने एक एडिटोरियल डेली रीड करना स्टार्ट किया। मॉर्निंग में एक एडिटोरियल पूरा रीड करता था, फिर उसका प्रॉपर एनालिसिस करता था। और इवनिंग में मैं वापस आके उसमें जो वोकैब वगैरह होती है वो सब नोट डाउन करके वोकैब लर्न करने की कोशिश करता था। तो रीडिंग से मेरी ग्रामर भी इम्प्रूव हो गई और रीडिंग हैबिट बन गई। तो आरसी के जो क्वेश्चंस थे उसमें रीडिंग मेरी फास्ट होने लग गई, तो उससे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। वही चीज मैंने अच्छा, एग्जाम में अप्लाई की।
तो मतलब जैसे अगर मैं आईबीपीएस पीओ की बात करूँ तो क्लरिकल की तो इंग्लिश फिर भी ठीक है, अ, यस थोड़ा सर। बहुत डुएबल है, बट आईबीपीएस पीओ मेंस या आरआरबी पीओ मेंस या एसबीआई पीओ मेंस की जो इंग्लिश है अच्छी है, जिसमें जो आर्टिकल्स भी आते हैं वो भी इकोनॉमिक्स पे फाइनेंस पे देखने को मिलते हैं। तो यस सर। उस लेवल तक आपने रीच कैसे किया? मतलब जैसे रीडिंग वगैरह आपने अच्छी करी, मॉक टेस्ट वगैरह में इनिशियली कितने मार्क्स थे और फिर कितने आने लगे? सर मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में मेरे को जो मार्क्स मिलते थे वो 10 to 12 की रेंज में आते थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा लो होते थे। तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव होते गए, 10 से 15 तक पहुंचे, 20 तक पहुंचे। एट द एंड जो मैं लास्ट में जब अभी मॉक करता था तो मेरे 25+ मार्क्स आते थे इंग्लिश में, मॉक टेस्ट में। बट वही एग्जाम में जाके थोड़ा सा प्रेशर और आ जाता है कि हाँ एग्जाम है, कहीं गलत ना हो जाए कुछ, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। बट रीडिंग से काफी इम्प्रूवमेंट हुआ था। मेरा सजेशन यही रहेगा कि रीडिंग जरूर करो, रीडिंग बहुत मस्ट है। अच्छा, एक और सब्जेक्ट है जो कि प्रीलिम्स में भले ही परेशान नहीं करता बट मेंस में बच्चों को बहुत परेशान करता है, जीए, जनरल अवेयरनेस। कैसे तैयार करा आपने? मतलब प्रीलिम्स के साथ ही जीए को पढ़ना शुरू कर दिया था या फिर जब प्रीलिम्स का एग्जाम दिया उसके बाद? क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज हमने करे तो वो एक छोटी सी गलती कहीं ना कहीं बहुत लोगों से हुई स्टार्टिंग में कि प्रीलिम्स ही प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब मेंस करेंगे तो उसकी वजह से उतना आ, जल्दी एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं हुए, राइट? यस आपकी क्या सर। स्ट्रेटेजी थी? बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम पहले प्रीलिम्स पे फोकस कर लेते हैं, तो वो कंटिन्यू प्री के ही सब्जेक्ट्स करते रहते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। तो वो जीए पे फोकस नहीं करते, बट ये चीज गलत है। जीए हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से ही लेके चलनी है, मतलब जिस दिन हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसी दिन से हमें जीए को पढ़ना स्टार्ट करना है। हम्म। और डेली करंट अफेयर्स करना बहुत मस्ट है, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स को इग्नोर करते हैं, हम सोचते हैं कि लास्ट में कर लेंगे, हो जाएगा। तो वो बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट हो जाता है। एक साथ हम अगर मंथली करने बैठे तो हम हम्म। पढ़ तो लेंगे लेकिन हमें कुछ रिटेन नहीं हो पाएगा। लेकिन हम अगर डेली करंट अफेयर्स पढ़ें और फिर उसके बाद जब मंथली पढ़ेंगे तो वो चीज हमने पहले पढ़ रखी होगी, तो वो देखते ही हमें क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये चीज हम, ये न्यूज हमने डेली करंट अफेयर्स में वहां पर पढ़ी थी। बिल्कुल। तो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस तो फॉलो करनी है, वो तो जरूरी है ही। और साथ में क्विजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विज लगाना करंट अफेयर्स के लिए। वो आप वीकली भी कर सकते हो या मंथली भी कर सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लग रहा हो। मैंने वीकली क्विजेस करी थी, मैं हर वीक पे लास्ट में एक क्विज जरूर देता था। और वो क्विज होती थी 100 या 200 क्वेश्चन की। उसमें सारे ओके। क्वेश्चंस कवर हो जाते थे। फिर वो क्विज अटेम्प्ट करने के बाद उन सारे क्वेश्चंस को मैं गो थ्रू करता था कि ये कौन कौन सा क्वेश्चन मैं क्लास में करा था और कौन सा नहीं करा था। तो जो क्वेश्चन मैं नहीं करा होता वो फिर उसको मैं नोट डाउन कर लेता था अपनी कॉपी में। फिर राइट। एग्जाम से जस्ट पहले वो चीज बहुत हेल्प करती है। अच्छा, ओली बोर्ड पे आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे? ये सर ऑली बोर्ड के मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा यूज करे। हाँ, तो लेवल क्या था? जैसे आईबीपीएस पीओ का जो पैटर्न चेंज हुआ था इस बार आपने दिया होगा तो चेंज पैटर्न पे था। जैसे प्रीलिम्स की बात करें तो जो पैटर्न के मॉक्स ऑलिव बोर्ड पे थे और जो एग्जाम हुआ था आपका, कितना रिलेवेंट था और ऑली बोर्ड क्या का डिफिकल्टी लेवल था? ऑलिव बोर्ड का जो लेवल है वो बिल्कुल एग्जाम से मैच करता है। मतलब बहुत कुछ मॉक टेस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड बना देते हैं, तो वो हम्म। एग्जाम से थोड़ा थोड़ा इरेलीवेंट हो जाता है। ये एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन हम उनमें उलझ जाते हैं, तो वो चीज गलत होती है। लेकिन ऑलिव बोर्ड का जो लेवल है बिल्कुल एग्जाम से मैच करते हैं, मतलब एग्जाम्स में जैसा पैटर्न होता है, जैसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसी क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है, अरिथमेटिक में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो चीज ऑलिव बोर्ड में बिल्कुल मैच करती है। एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऑलिव बोर्ड का लेवल काफी ज्यादा बेटर है। और व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस, तो मेंस में चाहे वो जीए हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, जो आपने मॉक टेस्ट दिए ओले बोर्ड के, तो कितना आपको लगा कि हाँ जो मैं रियल एग्जाम दे के आ रहा हूँ और जो मॉक टेस्ट मैंने करे और जो क्वेश्चंस का लेवल है या क्वेश्चंस की लैंग्वेज है स्पेशली इन द जीए सेक्शन, कितना मैच किया और कितना आपको बेनिफिट हुआ? इससे सर मेंस के जो मैं मॉक टेस्ट देता था तो जो क्वेश्चंस का लेवल होता था वो बहुत ज्यादा मैच करता था एग्जाम से। मतलब 100% तो कोई नहीं कर पाता, बट हाँ हाँ। 80 to 90% आराम से मैच करता था। ओके। तो वो बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट लगते थे मेरे को।
मैंने बाकी मॉक भी दिए हैं, मैंने मॉक कोई नहीं छोड़ा, मैंने सारे मॉक दिए हैं, बट ऑलिव बोर्ड के जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करते हुए थे। सबसे ज्यादा मैंने ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म का यूज किया। एक चीज और, जैसे अगर हम इंटरव्यू की बात करें, जैसा आपने बताया कि पहला इंटरव्यू था आपका, यस सर। है ना, तो कैसा एक्सपीरियंस था पैनल के सामने? मतलब कोई नर्वसनेस या फिर? नर्वसनेस तो सर बहुत ज्यादा थी, मतलब इतनी नर्वसनेस थी कि मेरा इंटरव्यू इवनिंग में था। 5 बजे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, और मैंने जाके सारे पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग विश कर दिया था। तो सब लोग, मतलब पहले तो थोड़ा सा वैसा माहौल बन जाता है, थोड़ा हंसने वाला माहौल बन जाता है। तो वो कह रहे कोई बात नहीं, हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो मॉर्निंग ही है, तो उन्होंने थोड़ा सा काम डाउन करा। हम्म। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू काफी लंबा चला था, मेरा इंटरव्यू टोटल 22 मिनट्स का चला था। ओके। तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से, बहुत क्वेश्चन पूछे थे। जो मेरी करंट जॉब है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। तो वो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बनते चले गए, तो वो बहुत लंबा चला। बट हाँ, ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा हुआ था, मेरे को इंटरव्यू में 82 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। मतलब बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप ऑलरेडी करेंटली वर्किंग हो, तो हो सकता है जॉब से रिलेटेड थोड़ा सा चीजें रिलेवेंट पूछना चाह रहे होंगे। यस सर, वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी टेस्ट करते हैं, और वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल टेस्ट करते हैं कि आप कहीं पे वो ना, मतलब नर्वस अगर हो भी रहे हो तो आप क्वेश्चंस का आंसर किस वे में कर रहे हो। बिल्कुल। मतलब अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग जोन में हो तो आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस में आंसर कर रहे हो, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा आपको फील हुआ कि हाँ नर्वसनेस हो रही है या कुछ कहानी बिगड़ रही है, तो वो ये चीज देखते हैं कि आप वो ना हो, लो ना पड़ो किसी भी लेवल पे ना। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, चाहे आपको आंसर नहीं आता, चाहे कुछ भी है, लेकिन कॉन्फिडेंटली उनका आंसर करो कि सॉरी सर, मेरे को अभी नहीं आता, बिल्कुल। मैं अपडेट कर दूंगा अपने नॉलेज। अच्छा, जैसे आप ऑलरेडी आरआरबी क्लर्क बने हुए हो, मतलब आरआरबी क्लर्क काम कर रहे हो। आरआरबी क्लर्क का जो प्रीलिम्स है वो कहीं ना कहीं बाकी के जितने भी प्रीलिम्स होते हैं क्लैरिकल के, उसमें टफ माना जाता है, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है। कट ऑफ देखा जाए, खासकर यूपी से आपने फॉर्म फिल किया है, तो यूपी में तो कंपटीशन नेक्स्ट लेवल पे है। तो टारगेट जितने लोग कर रहे होंगे इस साल के लिए, 2026 के लिए, कि मेरे को आरआरबी क्लर्क में भी जाना है, हर किसी का एक वो है कि मेरे को एक एक करके चीजें करनी है। तो कैसे क्वांट और रीजनिंग को स्पेशली तैयार करा जाए? आरआरबी क्लर्क में मेनली अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है तो हमें स्पीड पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि स्पीड ही सब कुछ है वहाँ पे। आपको पूरे 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट करने ही हैं, उससे नीचे कोई बात नहीं होगी। क्योंकि अगर यहाँ पे कट ऑफ जो देखा जाए, यूपी में देखा जाए स्पेशली, तो 75-76 कट ऑफ जाती है। लास्ट ईयर जब मैंने दिया था तो 74 कट ऑफ गई थी, और मेरे 75 मार्क्स थे, कुछ ऐसे 1-2 नंबर ही ऊपर थे। वो ये था कि जब मैं एग्जाम देने गया था तो मेरा फ्लो थोड़ा सा बिगड़ गया था बीच में। मैं ज्यादा अटेम्प्ट्स नहीं कर पाया था, मैं 69 या 70 ही अटेम्प्ट्स कर पाया था, और मैं सोचा था कि ये एग्जाम तो चला गया, निकल गया मेरे हाथ से, नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन जब मैं अपना स्कोर देखा तो वो 75 मार्क्स थे। वो नॉर्मलाइजेशन का मेरे को थोड़ा सा हम्म। बेनिफिट मिला था, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी फुल थी। और जो मेरी शिफ्ट थी वो हार्ड भी थी, इस चक्कर में नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता। बाकी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि स्पीड पे बहुत ज्यादा फोकस करना है विद एक्यूरेसी। मतलब अगर स्पीड पे फोकस कर रहे हो तो ये मतलब नहीं है कि कुछ भी तुक्का मार दो, या नहीं हो रहा तो तुक्का ही मार दो, वो चीज नहीं करनी है। एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना और स्पीड का भी ध्यान रखना, और क्वांट और रीजनिंग में स्पीड लाना इजी है प्रैक्टिस के थ्रू। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लोगे, सेक्शनल मॉक्स दे लोगे, तो स्पीड आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अच्छा, अब जितने लोग भी 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कैलेंडर आउट हो चुका है आईबीपीएस का, तो उनके लिए कोई एक ऐसा सजेशन या एक ऐसा फ्लो चार्ट आप बताना चाहे कि तैयारी शुरू कैसे करनी है, एंड कैसे मींस के लिए तैयार करना है? यस सर सर, जो लोग अभी 26 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि एक बार सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, और बेसिक जितना स्ट्रांग होगा उतना आगे बेनिफिट मिलेगा। तो सारे टॉपिक्स का बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर दो, अच्छे से जितना ज्यादा स्ट्रांग हो सके, और सारे कॉन्सेप्ट्स की बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट का काम क्या होता है। वो सब मतलब अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर उसी बेस पे आगे चल के जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो चीज काफी ज्यादा बेनिफिट देगी।
तो बेस स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक पे वर्क करना है बिल्कुल। अच्छा, अब आफ्टर IBPS पीओ अब क्या प्लान है फर्दर कि मतलब अब आप ग्रेड बी के लिए या किसी के लिए करोगे या फिर यहीं पे रुकना है? yes, नहीं सर, रुकना तो कहीं पे भी नहीं है। हम्म। फर्दर प्लान यही है कि जो स्टेटूटरी बॉडीज हैं, जैसे हाँ। सेबी का है, नाबार्ड का है, आरबीआई ग्रेड भी है, हम्म। इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। मेन टारगेट मेरा आरबीआई ग्रेड भी है नेक्स्ट। चलिए बढ़िया, ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू देव।